नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज से दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे एसएससी जेई में इंक्रीज थिकनेस एसएससी जेई 2023 के लिए नॉन टेक। और आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों ज्योग्राफी में यूनिवर्स। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, देन हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि कैसे आप एसएससी जेईई प्री प्लस मेंस को क्लियर कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। देखो ये हार्ड है, बट मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हार्ड है, बट इतना भी हार्ड नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखो चीज़ें आपको समझनी होगी। चलिए बात करते हैं एसएससी जेईई प्री की। प्री आपको पता है दोस्तों 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 100 क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल के और 100 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं नॉन टेक के। अगर आप प्री में अच्छा स्कोर लाते हैं तो दोस्तों आसानी से आप मेंस को क्वालिफाई कर जाएंगे। कैसे दोस्तों, बात करें, कट ऑफ अप्रोक्स जाता है दोस्तों 110 से 115 के बीच। ठीक है, इस बार 110 गया है, कभी कभी 120 के भी ऊपर चला जाता है, बट बहुत रेयर केस है जब वैकेंसी बहुत कम आती है। बट इस बार वैकेंसी आपकी 300 के समथिंग 3000 के समथिंग है, और सेम वैकेंसी आपकी 2023 में भी रिलीज होने वाली है। तो यहाँ पे आपने स्कोर करना है 140 प्लस 140 प्लस। तो इसके लिए दोस्तों आपने 70 प्लस टेक्निकल में करना होगा और 70 प्लस ही आपने नॉन टेक में करना होगा। 70 प्लस टेक्निकल में बहुत आसान होता है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। बात आती है दोस्तों नॉन टेक में आप कैसे 70 प्लस स्कोर करें। तो यहाँ पे अगर बात करें 100 मार्क्स की, तो 50 मार्क्स पूछे जाएंगे रीजनिंग में। और रीजनिंग दोस्तों एक ऐसा पोर्शन है जो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप दोस्तों इसमें 50 में से 50 भी ला सकते हैं। बस आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, अभी से स्टार्ट कर देना है दोस्तों, और एग्जाम तक आपने डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, बीच में नहीं छोड़ना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं दोस्तों, स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट के 15 से 20 दिन में रीजनिंग तैयार करते हैं, और वहाँ पे देखते हैं दोस्तों टाइम ज़्यादा लगता है और वे 30 से 35 मार्क्स ही ला पाते हैं। तो जो आप 15 से 20 मार्क्स का लॉस कर रहे हैं जो आपके आने चाहिए दोस्तों, इसको बचाना है आपने। इसके लिए आपने 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। फिर बात आती है दोस्तों जीके और जीएस की, जो कि आपका 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो यहाँ पे भी आप 25 से 30 मार्क्स ला सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है जीके और जीएस में। 25 से 30 मार्क्स अगर आप ले आएंगे, और यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग में 40 टू 45 मार्क्स ले आएंगे, तो आपका आराम से दोस्तों 70 प्लस हो जाएगा स्कोर, और ओवरऑल स्कोर आपका 140 प्लस चला जाएगा। बस आपने क्या करना है, रीजनिंग पे 1 घंटा फोकस करना है। सोर्स कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, या फिर एसएससी जेईई जितने भी अभी 4 से 5 साल के पेपर हुए हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। उसके साथ में दोस्तों एसएससी सीजीएल आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल का ही यहाँ पे पैटर्न पूछा जाता है। तो ये काम अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप प्री को अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों मेंस की। तो देखो इस बार का मेंस बहुत ही इजी आया है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे 2023 का मेंस हार्ड आने वाला है, क्योंकि एसएससी जेईई का एक पैटर्न है। एक बार
इजी पूछता है मेंस को, एक बार हार्ड कर देता है। आपने देखा होगा 2018 का जो मेंस था बहुत ही लेंथी था और अच्छे लेवल का था। उसके बाद 2019 में बहुत इजी टाइप का मेंस आया और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई, क्योंकि बहुत इजी था तो सभी ने कर दिया। फिर बात करते हैं 2020 का दोस्तों। इसमें बहुत लेंथी पेपर था और 2021 या फिर आप 22 बोले, जो अभी हुआ है रिसेंट में, इसका जो लेवल था दोस्तों बहुत ही इजी था। मतलब सभी ने अप्रोक्स 280 290 किया है। तो आप देखो इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। तो बट इस बार क्या होगा दोस्तों, इस बार आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डिजाइन के, जैसे कि स्टील में और आपका आरसीसी में। इस बार डिजाइन का क्वेश्चन नहीं था, इस बार आपको डिजाइन के क्वेश्चन कम से कम दोस्तों 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सॉइल से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। मतलब कुल मिला के मेन्स को भी आपने अभी से टारगेट करके चलना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप कम से कम 1 घंटा थ्योरी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थ्योरी पे प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आपका प्री भी अच्छा हो जाएगा। आपने क्या करना है, डेली 1 घंटा थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है और जो की पॉइंट है दोस्तों उसको साइड में लिखते चलना है। तो थ्योरी का टेंशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो जब लास्ट टाइम आता है, जब आपका प्री निकल जाता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप दोनों चीज़ें साथ में करके चलें। तो थ्योरी एटलीस्ट अगर आप 1 घंटा अभी से करेंगे तो 7 से 8 मंथ हैं, आपका बहुत अच्छे से थ्योरी हो जाएगा। और थ्योरी का अच्छा होना ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल आपको होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों। देखो इस बार पेपर लेंथी आएगा, सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपके मुझबानी सभी चीज़ें याद हैं तो ही आप कर पाएंगे। तो इसलिए अभी से कम 1 घंटा थ्योरी पे प्रैक्टिस करनी चालू कर दीजिए। और जो भी की पॉइंट निकलते हैं जो आप जल्दी से भूल जाएंगे, उनको आप एक शॉर्ट नोट्स में बना लीजिए। तो थ्योरी से ही दोस्तों प्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑलमोस्ट 50% कवर हो जाएगा प्री का, ठीक है। और साथ के साथ में दोस्तों आप जैसे प्री की तैयारी करते हैं वैसे साइड बाय साइड करते चलिए। तो ये पूरा पैटर्न है कैसे आप एसएससी जेईई प्री प्लस मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्स, और हम यूनिवर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, क्या इसमें पूछा जाता है, उन सभी चीज़ों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों बता दूं, अगर आप इन सभी चीज़ों का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहाँ पे जाके दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है दोस्तों 9568738917। किसी भी डाउट के रिगार्डिंग या एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम। चलिए बात करते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के जनक किसको बोला जाता है? यह है दोस्तों हिकेटियस। ये है हिकेटियस। व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी दोस्तों डिस्क्राइब करती है किसको? अर्थ, जो हमारी अर्थ है उसको डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे इसके जनक? ये हो जाएंगे दोस्तों हिकेटियस। और इनकी बुक के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखना है आपने, इनकी बुक का नाम है जेस पीरियड, जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है अर्थ के बारे में, ठीक है। बस इतना ही आपने इसमें याद रखना है, ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यूनिवर्स। व्हाट इज यूनिवर्स? जो भी आप अपने चारों ओर देख रहे हैं, अर्थ, सन, मून, या कुछ दोस्तों जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हैं, ये सभी चीज़ें कहाँ पे लाई करती है? ये सभी चीज़ें लाई करती हैं यूनिवर्स में। ये सभी जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, ये है दोस्तों यूनिवर्स। और यूनिवर्स लिमिटलेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये लिमिटलेस है, इसका कोई लिमिट नहीं है। हम बात करेंगे दोस्तों स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोला जाता है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में हम क्या करते हैं दोस्तों? यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, ध्यान रखना है आपने। चलिए अब बात करेंगे
एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की क्वेश्चन पूछा जाता है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। देखो दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ध्यान रखना है यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन को राइट मत करके आ जाना, ऑक्सीजन किसका होता है आगे चल के जब मैं अर्थ पढ़ाऊंगा आपको वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्स। चलिए अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। भाई यूनिवर्स कैसे बना, किसी का तो मतलब सभी चीजें बनी होती हैं, ओरिजिन क्या है कैसे बना ये सब चीज हम जानेंगे, डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, बस यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली थ्योरी आती है बिग बैंग थ्योरी। इसको किसने दिया था, इसको दिया था दोस्तों जॉर्ज लेमेथियर ने। इसको किसने दिया था, जॉर्ज लेमेथियर ने। अब ये थ्योरी बोलती क्या है, क्या डिस्क्राइब करती है, तो दोस्तों ये बताती है कि कैसे फॉर्म हुआ हमारा यूनिवर्स। तो इसमें बोला गया कि जो यूनिवर्स था दोस्तों ये इनिशियली क्या था, एक ही पॉइंट पर पूरा मास कंसंट्रेटेड था। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड या पूरे यूनिवर्स का मास जो आप देख रहे हैं आज, ये पहले एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड था और इसका जो मास था दोस्तों ये इन्फिनिटी था, क्योंकि भाई मास क्या है, फंडामेंटल है, आप इसको ना तो खत्म कर सकते हैं और ना ही आप इसको बना सकते हैं। तो जो मास था, जो आज टोटल मास आप देख रहे हैं यही मास रहा होगा, तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड था। ज्यादा मास, ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण दोस्तों इसमें एक्सप्लोशन हुआ, ठीक है, विस्फोट हुआ और पार्टिकल्स दूर दूर फैल गए और वे दोस्तों एक्सपैंड करते गए। इसी थ्योरी को बोलते हैं हम बिग बैंग थ्योरी और इसी से बनता है दोस्तों यूनिवर्स। चलिए फिर दूसरी थ्योरी आती है स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये क्या बताती है दोस्तों, पहले जान लेते हैं इसको दिया किसने था, प्रपोज किसने किया था। तो इसको दिया था दोस्तों थॉमस गोल्ड एंड हरमन बोडी ने। ये बोलते हैं दोस्तों, ये थ्योरी बताती है कि कैसे आपका जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है दोस्तों, कैसे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, तो ये थ्योरी बताती है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का, यहाँ पे देखो जोहन मिचेल डिस्कवर्ड दी ब्लैक होल। देखो आपने अक्सर सुना होगा ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल दोस्तों एक यूनिवर्स में स्पेस होता है, ठीक है, और ये एक ऐसा लोकेशन होता है या फिर यूं बोले दोस्तों ऐसा स्पेस होता है जिसकी जो ग्रेविटेशनल पुल होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा होती है दोस्तों कि ये अपने पास से कुछ भी चीज़ को गुजरने नहीं देता है, पास नहीं होने देता है, सभी को कैप्चर कर लेता है। इवन दोस्तों ये लाइट को भी कैप्चर कर लेता है। देखो लाइट का कितना स्पीड होता है, फिर भी लाइट भी इसमें फंस जाता है। तो ब्लैक होल क्या है, एक स्पॉट है यूनिवर्स में, ठीक है, जिसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है, जिसको डिस्कवर किया था जोहन मिचेल ने। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे यूनिवर्स की अभी तक एज कितनी हो चुकी है, तो ये हो चुकी है दोस्तों 13.7 बिलियन ईयर। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, ऑल हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स एंड कॉमेट। जितनी भी दोस्तों हेवनली बॉडी होती है, भारी बॉडी वस्तु होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। जैसे कि दोस्तों स्टार्स हो जाएंगे, प्लैनेट्स हो जाएंगे, सैटेलाइट्स हो जाएंगे, सभी चीजें किसमें आती हैं, सेलेस्टियल बॉडी में आती है। चलिए आगे चलते हैं। तो आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्स में। देखो यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसको हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ब्रांच नहीं है। यहाँ पे हम जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो जो एग्जाम में पूछा जाता है
उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे सभी चीजें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोलर सिस्टम से। तो सोलर सिस्टम मतलब हमारा घर जिसमें हम रहते हैं दोस्तों, जो हमारी अर्थ का घर है, ठीक है। तो जो हमारी अर्थ जहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलेंगे, सोलर सिस्टम बोलेंगे। तो सोलर सिस्टम क्या है दोस्तों, ये आप इमेज में देख सकते हैं। ये हमारा दोस्तों सन है, ये सभी प्लैनेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सोलर सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे साइंटिस्ट आ जाएंगे कोपरनिकस। कोपरनिकस ने दोस्तों डिस्कवर किया था सोलर सिस्टम को, और ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे कन्वेंशनल प्लैनेट। कन्वेंशनल प्लैनेट क्या होते हैं दोस्तों। तो देखो, कोई प्लैनेट कन्वेंशनल प्लैनेट होगा, इसकी कुछ कंडीशंस होती है, अगर उसको फुलफिल कर रहा है तो तब बोलेंगे दोस्तों कन्वेंशनल प्लैनेट। जैसे कि दोस्तों दे मस्ट रोटेट अराउंड द सन। वे दोस्तों अगर सन के अराउंड रोटेट करते हैं, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दे मस्ट हैव इनफ मास एंड बिकॉज ऑफ विच ग्रेविटेशनल पुल बिकम सो डोमिनेंट। मतलब उनके पास दोस्तों एक ताकतवर या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए, फोर्स होनी चाहिए, या ग्रेविटी होनी चाहिए, और दोस्तों उनका इनफ मास होना चाहिए। भाई मास से ही ग्रेविटी बनती है, ठीक है। ग्रेविटी क्या है दोस्तों, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के, देखते हैं कौन अच्छा जवाब देता है, ठीक है। चलिए अभी बात करेंगे हम शेप ऑफ बॉडी आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल। जितने भी प्लैनेट होते हैं दोस्तों, उनकी हम शेप क्या कंसिडर करते हैं, स्फेरिकल या फिर ओवल शेप की, जैसे कि अंडा होता है उस शेप की। फिर हम बात करेंगे वन सेलेस्टियल बॉडी डज नॉट इंटरसेक्ट द रिवॉल्विंग ऑर्बिट ऑफ अदर सेलेस्टियल बॉडी। मतलब ये हमारा सन है, और सन को दोस्तों हम सोलर सिस्टम का केंद्र मानते हैं, या सेंटर मानते हैं, या फोकस मानते हैं, और इसी के चारों ओर जितने भी हमारे प्लैनेट हैं वे रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें, लेट सपोज अर्थ की बात करें, तो दोस्तों अर्थ जो हमारी अर्थ है दोस्तों, उसका ऑर्बिट ये है, और दूसरे प्लैनेट का ऑर्बिट ये है, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्बिट आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। अगर कोई प्लैनेट इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, देन उसको बोलेंगे हम कन्वेंशनल प्लैनेट। अब यहाँ पे एक बात आती है दोस्तों, प्लूटो। प्लूटो को दोस्तों पहले हम कन्वेंशनल प्लैनेट में कंसिडर करते थे, बट बाद में स्टडी की गई और देखा दोस्तों ये इन शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए इसको हमने कन्वेंशनल प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल के ड्वार्फ प्लैनेट में रख दिया। और प्रेजेंट टाइम में टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, टोटल प्लैनेट्स हैं दोस्तों 8 एक्सक्लूडिंग प्लूटो। प्लूटो को निकाल दिया है दोस्तों। प्लूटो अब है ड्वार्फ प्लैनेट, जिसको बोलते हैं बोना ग्रह। चलिए बात करेंगे दोस्तों प्लैनेट्स के सीक्वेंस की, प्लैनेट के ऑर्डर या सीक्वेंस की। हमारे 8 प्लैनेट होते हैं, तो उनमें हम देखेंगे कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसका डेंसिटी कितना है, कौन सन से ज़्यादा दूरी पे है, कौन पास है। तो सभी बेसिस पे हम इनको डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन। हम सन को ओरिजिन मान के देखेंगे कौन सन के पास है, कौन सन से दूर है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पास है मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे कौन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा मरकरी, सेकंड नंबर पे हो जाएगा वीनस, और थर्ड नंबर पे हो जाएगा दोस्तों अर्थ। फिर हम बात करेंगे मार्स, फिर होगा दोस्तों जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो सबसे लास्ट में कौन होगा दोस्तों, नेपच्यून। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा,
फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा दोस्तों? मरकरी, सेकंड पे वीनस। और देखो हम अर्थ में रहते हैं, हमारा घर है अर्थ, तो उसके बारे में तो डेफिनेटली पूछा जाता है, तो अर्थ की पोजीशन भी आपने याद रखनी है। थर्ड नंबर पे आता है इन ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और लास्ट में दोस्तों होता है नेपच्यून। फिर हम बात करेंगे अर्थ से डिस्टेंस की। तो अर्थ के सबसे करीब होता है वीनस, उसके बाद मार्स। ये सभी चीजें मैं आपको इमेज की हेल्प से भी दिखाने वाला हूं, अभी सिर्फ हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मरकरी, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों साइज के बेसिस पे। तो साइज के बेसिस पे अगर बात करें तो सबसे बड़ा साइज होता है दोस्तों जुपिटर का, सेकेंड नंबर पे होता है दोस्तों सैटर्न का, थर्ड नंबर पे यूरेनस, फोर्थ नंबर पे दोस्तों नेपच्यून, और फिफ्थ नंबर पे आपका अर्थ। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि अर्थ का साइज कितना है, रैंकिंग कितनी है दोस्तों, ये फिफ्थ नंबर की रैंकिंग है। ठीक है, फर्स्ट पे जुपिटर और सेकंड पे सैटर्न, और लास्ट में दोस्तों सबसे छोटा होता है मरकरी। ठीक है, मरकरी जो प्लेनेट है वो सन के सबसे करीब है और सबसे छोटा है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों डेंसिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है? अर्थ का। आपको पता है डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है वॉल्यूम अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और ये डेंसनेस को रिप्रेजेंट करता है कि कितना कोई डेंस पैक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अर्थ का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जितने भी 8 नोन प्लैनेट है। और सबसे कम किसका है दोस्तों? सैटर्न का है। शनि ग्रह या सैटर्न का सबसे कम डेंसिटी है, इतना कम है दोस्तों इवन ये वाटर पे भी फ्लोट कर सकता है, वाटर पे भी फ्लोट कर सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सबसे ज्यादा मास किसका है और सबसे कम मास किसका है। तो देखो जुपिटर का सबसे ज्यादा मास है, जबकि सैटर्न का दोस्तों सबसे कम मास होता है, सैटर्न का लोवेस्ट मास होता है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों इमेज की हेल्प से। तो ये है इमेज सोलर सिस्टम की। यहाँ पे देखो ये है हमारा दोस्तों सन, जो कि केंद्र माना जाता है, सेंटर माना जाता है सोलर सिस्टम का। और इसी के अराउंड दोस्तों जितने भी प्लैनेट्स हैं वे सभी रिवॉल्व करते हैं। और ध्यान देना दोस्तों सन भी हमारी गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो सन के सबसे करीब है मरकरी, दूसरे नंबर पे दोस्तों ये देखो वीनस है, थर्ड नंबर पे अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर दोस्तों आपका यूरेनस एंड देन नेपच्यून, और फिर ये है ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। ठीक है, चलिए बात करते हैं गैलेक्सी। व्हाट इज गैलेक्सी? देखो जैसे यूनिवर्स होता है, तो यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट गैलेक्सी कहलाता है। ठीक है भाई, देखो ये हमारा ओशन, ओशन में से हमने एक गिलास वाटर निकाल लिया, एक गिलास वाटर निकाल लिया दोस्तों। तो जो एक गिलास वाटर निकाला है इसको हमने बोल दिया है गैलेक्सी, और जो हमारा यूनिवर्स है उसको बोला है दोस्तों हमने यहाँ पे ओशन। ध्यान रखना है। तो अब बताइए कि एक गिलास वाटर में क्या होगा? वाटर ही होगा। ओशन में भी दोस्तों वाटर ही होगा। सेम जैसे यूनिवर्स में सभी चीजें मौजूद होती हैं वैसे ही गैलेक्सी में सभी चीजें मौजूद होती है। ठीक है, गैलेक्सी को डिस्कवर किसने किया था? मतलब जो हमारी हमारी गैलेक्सी है दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था गैलीलियो ने। ठीक है, और ये क्या है? ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार। ये दोस्तों ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिसमें आपको बहुत सारे स्टार देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे, डेब्रीज देखने को मिलेंगे दोस्तों, मेट्रोर्स देखने को मिलेंगे। सभी चीजें जो भी प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं दोस्तों गैलेक्सी। तो गैलेक्सी इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, और हमारे यूनिवर्स में दोस्तों 100 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सी मौजूद है, 100 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सी मौजूद है। और हमारी गैलेक्सी का नाम दोस्तों मिल्की वे है, जिसको दोस्तों
डिस्कवर किया था गैलीलियो ने इन 1610 AD। ठीक है, और किसकी हेल्प से? टेलीस्कोप की हेल्प से। और हिंदी में दोस्तों हमारी मिल्की वे को बोलते हैं आकाशगंगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट जानने के लिए जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पे बात करते हैं सैगिटेरियस क्या होता है। तो सैगिटेरियस हमारी मिल्की वे के कोर में एक ब्लैक होल प्रेजेंट है। ये क्या है दोस्तों? एक ब्लैक होल जो कि हमारी मिल्की वे में आता है। ठीक है, ध्यान रखना है, सैगिटेरियस इज नथिंग बट दी ब्लैक होल प्रेजेंट इन द कोर ऑफ मिल्की वे। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला इज द कूलेस्ट ग्रुप ऑफ स्टार इन मिल्की वे। अब देखो दोस्तों, जो ओरियन नेबुला है ये मिल्की वे का सबसे ठंडा ग्रुप ऑफ स्टार है। मतलब जो तारे हैं, उन देखो तारे वे होते हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है, जो खुद शाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओरियन नेबुला की बात करें तो ओरियन नेबुला एक ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार है जो सबसे ठंडा है मिल्की वे में। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। एंड्रोमेडा क्या है दोस्तों? एंड्रोमेडा आपने सुना होगा, एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू दी मिल्की वे। मिल्की वे के करीब की सबसे करीब मतलब सबसे पड़ोसन जो गैलेक्सी है वो क्या है दोस्तों? एंड्रोमेडा है, नियरेस्ट टू दी मिल्की वे। फिर बात करेंगे दोस्तों रिसेंट गैलेक्सी जो कि डिस्कवर की गई, वो है HD1। HD1, और इसको किया था दोस्तों डिस्कवर यूची हैरिकेन ने। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा गैलेक्सी कौन सी है जो कि रिसेंटली डिस्कवर की गई। तो ये है HD1। इससे पहले थी दोस्तों ड्वार्फ गैलेक्सी, इससे पहले थी ड्वार्फ गैलेक्सी, याद रखना है। अगर HD1 ऑप्शन में नहीं है तो आपने ड्वार्फ गैलेक्सी ही राइट करना है। चलिए अब एक एक करके सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। जो भी हमारे नॉन 8 प्लैनेट हैं एंड सन है उनकी हम स्टडी करेंगे, वहां से दोस्तों इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो सन की बात करें तो सन का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो जो सेंट्रल पोर्शन है उसको बोलेंगे हम कोर। उसके बाद दोस्तों ये वाला पोर्शन इसको बोलेंगे हम रेडियो एक्टिव जोन। ठीक है, जहाँ से रेडिएशन निकलता है। उसके बाद आता है कन्वेंशनल जोन। उसके बाद आता है दोस्तों जो आप ये व्हाइट पट्टी देख रहे हैं सर्किल, इसको बोलते हैं हम फोटोस्फीयर। उसके बाद आता है ये आपका येलो रीजन क्रोमोस्फीयर, और उसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है आपका कोरोना। ठीक है, और कोरोना ही आपका टोटल इक्लिप्स के दौरान या टोटल इक्लिप्स के टाइम नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सन का रेडियस कितना होता है। तो सन का रेडियस ऑलमोस्ट 100 टाइम होता है दोस्तों अर्थ रेडियस के। आप मुझे बताएंगे अर्थ का रेडियस कितना होता है, सर्वे में आपने काफी बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो अर्थ का रेडियस आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए फिर बात करेंगे एज कितना है हमारे सन का, ये है दोस्तों 5 बिलियन। अब देखो जो अर्थ है सॉरी जो सन है दोस्तों ये कैसे ग्लो करता है? तो ये ग्लो करता है ड्यू टू दी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है दोस्तों इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन कंबाइन करता है आपस में और बनाता है हीलियम। हीलियम का आपको पता होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, 2He4। मतलब इसमें दोस्तों 4 एटम होते हैं, 4 एटम होते हैं किसके दोस्तों? हाइड्रोजन के। तो 4 हाइड्रोजन एटम मिलके बनाते हैं हीलियम, और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है, जिसके कारण क्या दोस्तों हमारा जो सन है वो ग्लो करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा आपको हाइड्रोजन 70% के अप्रोक्स या फिर 71% के अप्रोक्स, और 28% होता है दोस्तों हीलियम, बाकी और सभी चीज़ें होती हैं।
यहाँ पे हम बात करेंगे सरफेस का, जो हमारी सन की सरफेस का टेम्परेचर है जिसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं, उसका टेम्परेचर कितना होता है, ध्यान रखना है। सन की सरफेस को हम फोटोस्फीयर बोलते हैं और इसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। द लोअर रीजन ऑफ सन एटमोसफेयर, जो सन का एटमोसफेयर है उसके लोअर रीजन को हम बोलते हैं दोस्तों क्रोमोस्फेयर, जो होता है रेड इन कलर। ऊपर देख लेते हैं, क्रोमोस्फेयर आपको दिख जाएगा यहाँ पे। देखो ये एटमोसफेयर की बात कर रहे हैं, तो एटमोसफेयर का जो आउटर रीजन है उसको बोलेंगे हम क्रोमोस्फेयर, ठीक है। ड्यूरिंग टोटल इक्लिप्स ओनली कोरोना इज विजिबल। जो इक्लिप्स होता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण होता है, तो हम बात कर रहे हैं टोटल इक्लिप्स, जब पूरी तरह से सन कवर हो जाता है मून से, तो उस टाइम दोस्तों टोटल इक्लिप्स होता है और इस दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ कोरोना ही नजर आएगा, ठीक है। ये कोरोना 2019 वाला नहीं है, ठीक है। आउटर मोस्ट रीजन ऑफ सन एटमोसफेयर, इसको बोलेंगे दोस्तों कोरोना। हमने लोअर रीजन की बात की, लोअर रीजन को हमने बोला दोस्तों क्रोमोस्फेयर, आउटर रीजन को हमने क्या बोला दोस्तों कोरोना, जहाँ से एक्स रेज निकलती है, जहाँ से दोस्तों एक्स रेज निकलती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट एक्स रेज रेडिएट करता है और कहाँ से दोस्तों रेडियो एक्टिव रेज निकलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने, कोरोना से एक्स रेज निकलती है। टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ, अर्थ तक पहुंचने में लाइट को कितना टाइम लगता है, यह है दोस्तों एग्जैक्ट 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 8 मिनट 16 सेकेंड, तो जो भी आंसर हो उसको आपने राइट करना है। चलिए फिर बात करेंगे टेम्परेचर ऑफ सन स्पॉट। देखो सन में कुछ स्पॉट्स होते हैं, कुछ धब्बे होते हैं, और ये धब्बे क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर सरफेस के टेम्परेचर से कम होता है और यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण आपको ये सन स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। तो कितना कम होता है दोस्तों, 1500 डिग्री सेल्सियस लेस देन सरफेस टेम्परेचर। और ये सन स्पॉट दोस्तों ये स्टेबल नहीं होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनका पूरा टाइम पीरियड होता है 22 साल का, 22 ईयर्स का होता है, जिसमें 11 साल तो ये बढ़ते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और नेक्स्ट 11 ईयर दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ सन स्पॉट। और ध्यान रखना है दोस्तों, सन स्पॉट का बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होता है, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, जितना भी रीजन है, उनसे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होता है दोस्तों इस वाले पार्ट का, सन स्पॉट का। फिर बात करेंगे दोस्तों अरोरा बोरियालिस क्या है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है दोस्तों। तो देखो अर्थ में नॉर्दर्न साइड में जो सनलाइट आप देखते हैं इस टाइप से, उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछ चुका है, बस आपने अरोरा बोरियालिस को कनेक्ट करना है नॉर्दर्न रीजन से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है दोस्तों, साउदर्न सनलाइट होती है और ये भी सेम इसी टाइप की होती है। चलिए फिर बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या न्यूक्लियर फिजन होता है। एक होता है दोस्तों न्यूक्लियर फिजन, एक होता है फ्यूजन, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन्स आपस में कंबाइन करते हैं, और फ्यूजन में क्या होता है, अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम स्प्लिट कर जाएगा 4 हाइड्रोजन में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कंबाइन करते हैं और यहाँ पे स्प्लिट होता है। एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में निकलती है, एनर्जी सबसे ज़्यादा फ्यूजन में निकलती है, जो कि यहाँ पे होता है दोस्तों, जो कि आपका सन के अंदर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे प्लेनेटरी मोशन वॉज गिवन बाय केपलर, मतलब कि कैसे दोस्तों प्लेनेट मूव करते हैं,
या रोटेट करते हैं, ये किसने दिया? ये दिया दोस्तों केपलर ने। चलिए फिर हम बात करेंगे इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की। इनर या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से होते हैं? जो कि दोस्तों जुपिटर के लेफ्ट साइड होते हैं, जैसे कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। ठीक है, तो ये 4 हैं इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। फिर आ जाएगा दोस्तों जोवियन और आउटर प्लैनेट, जिसमें आ जाएगा आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ड्वार्फ प्लैनेट की। तो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में प्लूटो आएगा, चैरोन आएगा, शीरेश आएगा दोस्तों, UB313 आएगा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे प्लैनेट हैं इनका रोटेशन कैसा है दोस्तों, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, 8 प्लैनेट में से आउट ऑफ 8 प्लैनेट 6 प्लैनेट्स ऐसे हैं दोस्तों जो कि एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। दोनों चीजें याद रखना है आपने, एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट टू वेस्ट। जैसे कि दोस्तों हमारा अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है, इवन मरकरी है, ये सभी ईस्ट टू वेस्ट, मतलब यहाँ पे जो सुबह होगी वो ईस्ट में होगी और जब शाम होगी दोस्तों तो जो सन है वो वेस्ट में होगा। जबकि 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो कि दोस्तों इनकी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं अराउंड द सन। वे कौन है दोस्तों? वीनस और यूरेनस। तो देखो पीछे दोनों में नस नस लिखा है तो याद हो जाएगा आसानी से। यूरेनस एंड वीनस 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो कि क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए फिर बात करेंगे हम एक एक करके दोस्तों प्लैनेट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लैनेट आएगा आपका मरकरी। मरकरी को हम हिंदी में बोलते हैं बुध, और इसकी खोज की थी, डिस्कवर किया था थॉमस हैरियट एंड गैलीलियो ने। थॉमस हैरियट एंड गैलीलियो ने दोस्तों मरकरी को सबसे पहले देखा और ये सबसे छोटा है और सन के सबसे नजदीक है। सन के सबसे नजदीक होने के कारण दोस्तों यहाँ पर दिन के टाइम, एट डे टाइम यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और दोस्तों तो रात के टाइम यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -300 तक भी चला जाता है। कारण क्या है? कारण है दोस्तों यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इसकी बात करेंगे अभी हम। इट टेक्स 88 डेज फॉर 1 रेवोल्यूशन अराउंड सन, मतलब कि सन का चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में ये 88 डेज का टाइम देता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सभी का याद नहीं रखना है, मरकरी का आपने याद रखना है और अर्थ का आपने याद रखना है। ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा दोस्तों मैक्सिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है बिकॉज ऑफ शॉर्टर रेडियस, क्योंकि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है ये होता है दोस्तों √Gm/r। r क्या है दोस्तों? डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ठीक है, प्लैनेट एंड सन इनके बीच में डिस्टेंस बोलते हैं दोस्तों r। तो जो सबसे करीब होगा उसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसका कोई भी दोस्तों सैटेलाइट नहीं है। देखो सैटेलाइट रिवॉल्व करता है प्लैनेट के चारों ओर, जैसे कि हमारा दोस्तों नेचुरल सैटेलाइट है मून, बट मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इसका ग्रेविटी दोस्तों 3/8 टाइम होता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर अर्थ ग्रेविटी के। ठीक है, याद रखना है आपने। और इसका दोस्तों मैं इस पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। दिन के टाइम में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है दोस्तों यहाँ पे, और रात के टाइम में यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। कारण क्या है? दिन के टाइम में तो क्यों होता है? क्योंकि सन के सबसे नज़दीक है और सन का जो
रेज आएगा डायरेक्टली इसको इम्पैक्ट करेगा, तो वहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बट ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है दोस्तों, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो जितनी भी हीट है दोस्तों ये रिटेन नहीं होगी। क्या होता है, एटमॉस्फेयर में गैसेज होती है जैसे कि CO2, ये क्या करती है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। तो जो नीचे से रेडिएशन आता है, हीट आती है दोस्तों, उसको ये प्रिजर्व करती है, उसको प्रिवेंट करती है और प्लेनेट को गर्म बना के रखती है। बट यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके कारण दोस्तों जितनी भी हीट दिन में प्रोड्यूस हुई थी वो रात के टाइम गायब हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम वीनस। वीनस को हम हिंदी में बोलते हैं शुक्र ग्रह, और इसको डिस्कवर किया था गैलीलियो ने। इसको भी दोस्तों गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, और ये अर्थ के सबसे करीब है, अर्थ के सबसे करीब है। ठीक है, और सन से सेकंड नंबर पे आता है, अर्थ से फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों, और इस सौरमंडल या फिर सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है दोस्तों। ठीक है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है बिकॉज क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थिक एटमॉस्फेयर है, थिक एटमॉस्फेयर है, और जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जो एनर्जी बोले या फिर ये बोले दोस्तों हीट यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगती है, धीरे धीरे जब एक्यूमुलेट होने लगेगी तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो इसलिए दोस्तों ये एक सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। तो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आपने राइट आंसर करना है वीनस को। इसके पास भी दोस्तों कोई भी सैटेलाइट नहीं है, और यहाँ पे ये याद नहीं रखना है, याद रख सकते हैं, नहीं रखना है दोस्तों, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा तो मरकरी से पूछेगा। और इसका दोस्तों जो मास होता है वो नियरली इक्वल होता है अर्थ के मास के। कितना दोस्तों, ये होता है 80%, 4/5 टाइम ऑफ अर्थ मास। ठीक है, इसलिए इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अर्थ ट्विन्स, अर्थ ट्विन्स, क्योंकि ये हर चीज में दोस्तों, हर चीज में अर्थ के इक्वली होता है। जैसे कि ग्रेविटी यहाँ पे अर्थ के इक्वल होती है ऑलमोस्ट, और मास भी दोस्तों अर्थ के इक्वल होता है और सबसे करीबी है, और साइज में भी अर्थ के इक्वली होता है, सिमिलरली होता है। ठीक है, इसलिए इसको अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। वीनस एटमॉस्फेयर कंसिस्ट मेनली CO2, जो कि एक दोस्तों मेजर ग्रीन हाउस गैस है, और ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है 95%। ठीक है, एंड नाइट्रोजन 3.5%, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसी के कारण वीनस एक हॉटेस्ट प्लेनेट है। ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में या इवनिंग में इसी को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे चमकीला है तो सबसे पहले यही दिखता है आपको। ऑल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विन और अर्थ सिस्टर। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, और ये रोटेट करता है क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है दोस्तों, अब चलिए फिर बात करेंगे हम जुपिटर की। जुपिटर को हम हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। इसको खोजा था दोस्तों, डिस्कवर किया था गैलीलियो ने, और ये जितने भी नॉन 8 प्लेनेट हैं और उसमें सबसे बड़ा प्लेनेट है दोस्तों, और इसका मास भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये सन के अराउंड दोस्तों एक चक्कर लगाने में 11 साल, 11 मंथ मतलब ऑलमोस्ट 12 ईयर, 12 ईयर का टाइम लेता है। ठीक है, और अपनी एक्सिस पर रोटेट, देखो सभी चीज़ें जितने प्लेनेट हैं वे अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती हैं और सन के अराउंड भी रोटेट करती है। तो 12 ईयर्स लेता है दोस्तों ये सन के अराउंड रोटेट करने में। मतलब कि एक साल कितने साल का होता है हमारा, मतलब हमारे 12 साल इसके एक साल के बराबर होते हैं। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों ये 9 घंटे 56 मिनट का टाइम लेता है अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए। तो यहाँ पे एक दिन कितने के बराबर होता है, 9 आवर्स 56 मिनट, जबकि अर्थ पे कितना होता है 24 आवर्स। इसके बाद दोस्तों खुद का एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ रेड स्पॉट्स ऑन दी सरफेस ऑफ जुपिटर। ठीक है,
यहाँ पे आप बहुत बड़े बड़े रेड स्पॉट देखेंगे, ठीक है, सरफेस पर, किसकी, जुपिटर की। और यहाँ पे दोस्तों इसके सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमेड। गैनीमेड इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। तो ये थे दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। अब जो नेक्स्ट पार्ट बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप इन सभी लेक्चर्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, होली के बाद, देखो अभी होली आ रही है 7 और 8 की, अभी अच्छे से एंजॉय कीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इस बार एग्जाम निकल जाएगा डेफिनेटली। एग्जाम दोस्तों कैसे निकलता है, एग्जाम निकलता है प्रैक्टिस से, और थोड़ा सा अप्रोच अच्छी रखनी पड़ती है, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से जज करके पढ़ना होता है। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, पहले सभी चीज़ों का वेटेज देख लीजिए, किसका कितना वेटेज है। और दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखना है, अब प्री में सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। पहले क्या था, पहले आरसीसी, बीएमसी, ये सभी चीज़ें 2-4 सब्जेक्ट कर लेते थे तो आपका 70% क्वेश्चन बन जाते थे। बट अब ऐसा हो रहा है दोस्तों, इन्वायरमेंट से भी इक्वली क्वेश्चन पूछ रहा है, इरिगेशन से भी इक्वली क्वेश्चन पूछ रहा है, हाईवे से भी, और इवन आपको रेलवे से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बट रेलवे को आपको छोड़ देना है, हाइड्रोलॉजी ज़्यादा नहीं करना है, आपने जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उन्हीं पे फोकस करना है, 70% आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। मैं 4 बार दोस्तों निकाला है SSC और चारों बार दोस्तों 80+ स्कोर किया है आपका टेक्निकल में। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किसका कितना ज़्यादा वेटेज है, क्या मतलब क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं और कहाँ से सबसे कम पूछा जाता है। ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग या एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9568738917। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।